नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ इस खबर में जो मेहमान हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि सिवान के सबसे बड़े डॉक्टर डॉक्टर रामेश्वर सिंह वो हमारे साथ मौजूद हैं। कई सवाल हर आम आदमी ये जानना चाहता है कि सिवान के नामचीन डॉक्टरों में शुमार करने वाले रामेश्वर सिंह आखिर चुनावी समर में कैसे आ गए, और इसी से जुड़ा हुआ कई सवाल है जो हम आज सीधे उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कैसे फैसला लिया इस चुनावी समर में आने के लिए। हालांकि अच्छे लोगों की भारतीय राजनीति में दिन पर दिन कमी होती जा रही है, और इस परिस्थिति में अगर डॉक्टर साहब ने ये कदम उठाया है तो वाकई इस काबिल तारीफ़ है, और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन जो सिवान का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो अगर चुनावी मैदान में आता है तो लोग, हालांकि वो चुनावी दौरा भी कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों की भावना क्या है जब वो उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि वो एक राजनेता नहीं है, झूठ बोलना उनकी फितरत में नहीं है, लेकिन वो जब आम आदमी के पास जाते हैं तो आम आदमी का बिहेव, उसका मनोस्थिति क्या है, ये सब सवाल हम अपने कैमरे की माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत है। और डॉक्टर साहब, कैसे फैसला किया, क्योंकि शहर के टॉप 5 जो डॉक्टर हैं उसमें आपका नाम आता है, और कहा जाता है कि राजनीति बड़ा गंदा जगह है, कीचड़ से भरा हुआ है, इसमें अच्छे लोग नहीं आना चाहते हैं, और उस परिस्थिति में आप राजनीति में आ चुके हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है, ये कैसे ले लिया? बिल्कुल कश्यप जी, आप तो गार्जियन स्वरूप हैं हमारे, और आपके सामने मैं सिवान में आया हूं और जो भी किया है, मुझे लगता है कि सिवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था जी जब मैं सिवान में आया था, और 12 साल में मुझे लगता है जो प्रेम स्नेह मिला, तो ये बहुत कुछ है, एक कर्ज जैसा है। और मैं तो पहले भी कुछ समाज सेवा अपने हिसाब से करते रहता था, और मुझे लगा कि एक राजनीति ही एक मंच है जिससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। मन में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा कुंठा भी होती थी कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, जिसे आम आदमी को भी होता है कि भाई ये राजनीति में गंदा है, ये गड़बड़ चीज़ है, ये गड़बड़ चीज़ है। उसके लिए, क्योंकि मैं एक संवेदनशील आदमी हूँ, तो बहुत बार कष्ट भी होता था, दुख भी होता था, लेकिन मन होता था कि राजनीति में आया जाए, ये सब चीज़ें किया जाए। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी, जो अभी मिडिल क्लास मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास से अगर जो आदमी यहाँ तक आया रहता है, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने रूट्स को तो नहीं भूल पाता है। तो डर भी लगता था, समझिए नहीं, कितना बार खास करके फैमिली के लोग तो नहीं चाहते थे कि राजनीति में हम आएँ। फिर लगा कि शायद एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊँ, और शायद उस वक्त ऐसा कि लगे कि हमारे को मौका मिल रहा था, कोई एक पार्टी जो बदलाव के लिए हमारे पास आई हुई थी, और हमने किया नहीं। शायद हो सकता था मैं अच्छा भी करूं चाहे बुरा भी करूं, तो ये मुझे मैंने पसंद नहीं आया। लगा कि करना चाहिए। अगर देखा जाए तो देखिए, आदमी की इच्छाओं की, चाहे ये होना चाहिए, उसका कोई लिमिट नहीं है, अंत नहीं है। और मैंने ये भी बहुत लोग बताया कि सब बर्बाद हो जाएगा आपका, सब डॉक्टरी फैक्टरी सब बर्बाद हो जाएगा, जो कमाए हैं वो भी लूट जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ये बात दिमाग में आ रही थी, ये भी बात ये आ रही थी। फिर लगा कि अगर मेरे जैसा आदमी भी अगर ये बात सोचेगा, तो एक गरीब आदमी, एक आम आदमी कैसे सोच सकता है कि ये राजनीति में आए, अगर उसके मन में इच्छा है, कुछ बदलने की चाहत है। तो ये तो फिर मैं ज़िंदगी में बाद में किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर सकता कि राजनीति में गंदगी है, चाहे ये है, जब हमको भी सब लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये भी चीज़ मुझे लगा कि मुझे कदम उठाना चाहिए। अगर डॉक्टर रामेश्वर जैसा डॉक्टर भी अगर कदम नहीं उठाएगा, तो मुझे हक नहीं है किसी दूसरे पे सवाल पूछने का कि भाई आपने क्यों नहीं किया, चाहे ये गंदगी है, ये गंदगी है। और जो लास्ट एक चीज़ था, और भी जो एक डर जो था कि लास्ट में होगा क्या, सबसे ख़राब चीज़ क्या होगा। सबसे ख़राब चीज़ यही होगा
कि डॉक्टर साहब को का ज़मानत जब्त हो जाएगा। अरे नहीं। मैंने ऐसे सबसे ख़राब सिचुएशन, मैंने ख़राब सिचुएशन सोचा कि क्या होगा, तो ज़मानत जब्त हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर ज़मानत भी मैंने अपनी बात कही, कम से कम अपने मन को तो मैं, क्योंकि ये लड़ाई कहीं दूसरी जगह नहीं है, आपके अंदर में है। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, ये भले ही बाहरी दुनिया में दिख रहा है, लेकिन एक लड़ाई अंदर भी होती है जो उससे आदमी लड़ता है। तो कैसे अपने आप से तो आँख से आँख मिला के मैंने अपनी आवाज़ उठाई, मैंने अपनी बात कही। अब वो तो जनता जनार्दन है, वो मालिक है, वो सब चीज़ आप समझती है। लगातार इधर देखा जा रहा है कि आप लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में हैं। क्या लोगों का फीडबैक क्या मिल रहा है? आखिर भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति, भारत की राजनीति तो है, लेकिन बिहार की राजनीति में आज भी जात पात, ऊंच नीच, इसके बिना यहाँ चुनाव संभव नहीं होता है। आपको क्या लगता है जब लोग से मिलते हैं, लोग से अपनी बात को कहते हैं, लोग किस तरह से आपके साथ हैं? देखिए, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मैं एक्चुअली भले ही चुनाव में आना एक इमोशनल भावना थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए और शायद राजनीति एक बहुत बड़ा मंच है कोई भी सामाजिक परिवर्तन करने के लिए, इसीलिए मैं आया। लेकिन जब मैं फील्ड में जा रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि ये परिवर्तन का समय है। हम लोग ऐसा भी बिल्कुल, हम रियलिस्टिक नहीं, मैंने रियलिस्टिक ढंग से मैं ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है ना, जो एक वक्त हुआ था जब लालू जी आए थे, एक परिवर्तन बिल्कुल हुआ था, लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, उस तरह की चीज़ें हुई। नीतीश जी आए, इस वक्त भी ऐसा परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ, खास करके युवाओं के आंख में। जो लोग बहुत दूर दूर से, आप किसी गाँव में चले जाइए, बड़ा लोग गुस्सा में हैं जी, बहुत गुस्सा में हैं, और ख़ास करके जो सत्ताधारी लोग हैं उनके प्रति। और जो भी सवाल तो सर उन्हीं से पूछा जाएगा, क्योंकि जो बिहार की चाबी है, जो विकास की चाबी है, वो आपके पास है, तो सवाल तो लाजमी बनता है कि वो आप ही से पूछा जाएगा। और 15 साल लालू जी ने क्या किया, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्या किया, अगर उन्होंने गलत किया तो उसकी सज़ा मिली। 15 साल नीतीश जी भी आए, लेकिन आज ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो हर बिहार के लोग पूछना चाहता है कि भाई कहाँ है रोज़गार, कैसे हम यहाँ अपने घर में रह के दो रोटी का हम व्यवस्था कर पाएंगे। बिल्कुल, यही मेन मुद्दा है। कहीं भी जाइए ना तो एक तो युवा में बहुत ही रोष है, और उनका मेन है कि जिस तरह से वो कोरोना काल में हर गांव में ऐसा 2-4 लोग आपको मिल जाएगा। जब हम लोग जा रहे हैं तो मिल रहा है कि 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर वो पैदल चल के आया है और कष्ट में आया है। और पहली बार मैंने एक बिहारीपन का जो भाव है ना लोगों में आ रहा है। आज आम आदमी में, जो मैं गाँव में घूम रहा हूँ, वो जाति धर्म से ऊपर उठ के बिहार के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अब आम आदमी ये समझ गया है कि हम अपने घर में आग लगा के हम दूसरे घर में चैन से नहीं रह सकते, हमको अपना पहले घर साफ़ करना पड़ेगा। और उसके लिए ये भी समझ रहा है कि क्यों हमारा इतना दिन घर गंदा रहा है, वो ये भी समझ रहा है क्योंकि हम लोग जात पात में पड़े रहे, हम लोग धर्म के नाम पर पड़े रहे। और इस बंधन से खास करके युवा तो बिल्कुल निकलना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि जब तक हम अपने घर में बेहतर नहीं करेंगे ना, तब तक हम दूसरी जगह, हमारा बहुत दिनों तक गुजारा चाहे वो नहीं होने वाला है। और ये परिवर्तन का समय हमको दिख रहा है। और अगर मैं सही ढंग से अपने जो भी लोग हैं उन पर अपनी बात पहुंचा पाया, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। एक राजनीति में एक प्रयोग हो जाएगा। जी, बिल्कुल, ये प्रयोग होना भी चाहिए। अगर आप जैसे लोग अगर इस चुनाव में जीत हासिल करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिवान से एक बदलाव की नींव रखी जाएगी। और हर व्यक्ति, हर आदमी चाहता है कि अच्छे लोग राजनीति में आए जो उनसे जुड़ा हुआ हो। अब सवाल ये उठता है कि आज जब चुनाव आता है, सर आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको उतनी बातें समझाने की जरूरत, आप सब कुछ समझते हैं। जब चुनाव आता है तो हिंदू, मुसलमान, राष्ट्रवाद, ये सब बातें आती हैं और लोग खूब इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी आपने देखा कि कुछ पार्टियों में टिकट में बहुत ज़्यादा बिहार चुनाव को लेकर के उलटफेर हुआ, और लोग एकदम से जो कल तक राष्ट्रवाद का गान करते थे, वंदे मातरम कहते नहीं थकते थे, भारत माता की जय बोलते नहीं थकते थे, आज उनका टिकट कट गया तो 10 तरह की बातें आ रही हैं। ये पार्टी ठीक नहीं है, ये वो है, ये है, 10 तरह की आरोप प्रत्यारोप। तो ये इसको क्या माना जाए कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है? ऐसे लोगों को अब आगे चुनाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
बिल्कुल, मैं 2-3 चीज़ें बहुत ही जो मेरा भी मिसकंसेप्शन बहुत दूर हुआ। देखिए एक्चुअली क्या है ना, हमको लगता है ना कि हम लोग इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और हम लोग बड़ा तेज़ हैं, हमको बहुत जानकारी है। लेकिन हम इंटेलेक्चुअल आदमी में ही ना ये जात का, धर्म का कीड़ा है। आपको हम बता रहे हैं, हम गाँव में जा रहे हैं ना, ये हमको नहीं दिख रहा है। जो नीचे के तबके लोग हैं उनको नहीं मतलब, उनको रोजी-रोटी से मतलब है। वो उनके और ये चीज़ें माने कहीं ना कहीं मेरा भी भ्रम ये टूटा है। थैंक्स टू गॉड कि मैं ये चीज़ें किया, नहीं तो आदमी सोचता था कि आम आदमी इसी तरह से होता है, नीचे में लोग और भी जातिवादी हैं, नीचे नहीं हैं। हमको लगता है ना जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो मैंने एक बना बनाया खाना जो भी परोस दिया गया उसको खा के कि हिंदू ऐसा है, अच्छा है, सब मुसलमान आतंकवादी है, ऐसा नहीं है जी। हम सच्चाई बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और हम बहुत सारे घर में हम गए और जो प्यार स्नेह हमको मिला ना, मुझे लगता है कि जीतना हारना अपने जगह, मैं उसका ऋणी हूँ जी। और मेरे अंदर से मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि मेरे में परिवर्तन हुआ। जीत हार, और मैं चीज़ और बता रहा हूँ, जनता सब देख रही है। इतना साल जो 30 साल जो भी हुआ है, ये सब अगर देखेंगे जाति और धर्म के नाम पे ही हुआ है। लेकिन जो भी जाति और धर्म के नाम पर जिसने भी किया, वो खुद अपने जात का, खुद अपने धर्म का भी कुछ किया नहीं है। आज भी उसके जाति और धर्म के लोग उसी तरह से, उसी हालत में, उनकी जीवन शैली में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और ये बात वो लोग समझ रहे हैं, खासकर युवा बहुत ही इस बात के लिए एग्रेसिव है। जो यंग जनरेशन है, ओल्ड लोग भी ये बात को समझ रहे हैं। ओल्ड भी बोल रहे हैं कि देखिए अब तो नया लोग से, तो हम लोग तो उम्र हो गया, अब नया बच्चा सब जो है वही सब अच्छा करेगा। डॉक्टर साहब उस सबको मिलिए, आप उस सबको समझाइए और उस सबको रास्ता दिखाइए, चाहे उस सब। और वो लोग भी नहीं है, वो लोग तंग आ चुका है ये सब चीज़ों से, वो लोग भी बाहर निकलना चाहता है। तो इनफैक्ट अब जो एक राजनीति थी ना कि तोड़ने वाली राजनीति, पहले धर्म के नाम पे, फिर जात के नाम, फिर भी जात के अंदर जात के नाम पे दलित के, फिर महादलित, इससे लोग अब उब चुके हैं। इस बार अब राजनीति ऐसा होगी ना कि जोड़ने वाला जो होगा ना उसको सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली राजनीति अभी बहुत सारी पार्टियां थी बिहार में, लेकिन आपने एक नई पार्टी को चुना, इसके पीछे क्या कारण था? एक्चुअली जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो अगर कोई भी पार्टी हो, अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो सब लोग अपने अपने हिसाब से तोड़ने का काम कर रहा है, चाहे वो राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कोई भी पार्टी। मुझे ये पार्टी कहीं ना कहीं मेरे विचारधारा से मिलता हुआ, मुझे लगा कि ये मानवता से रिलेटेड पार्टी है, प्रोग्रेसिव थॉट से, वो विज़न है, आगे का दूर का देख रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है, वो कल की परसों की बात कर रहा है और उसके पास प्लान है। कहीं ना कहीं मेरा अलाइनमेंट लगा, मुझे आज के लिए नहीं कि मैं आज चुनाव जीत जाऊँगा, कल मुझे ये हो जाएगा, मैं इसलिए कि कल मुझे दिख रहा है कि शायद बिहार का फ्यूचर यही पार्टी बना सकती है। और हो सकता है कि अगर जनता हमारी बातों को, चाहे जनता के पास हम अपनी बातों को अच्छे ढंग से समझा पाएँ। हाँ, मेन बात देखिए, जनता सब जानती है, ये कमी केवल हमारे में ही होगी अगर कि हम अपनी साइड हम उसको पहुंचा नहीं पाए। ये पहुंचा पाएंगे तो ये करवट, ये ऊँट इस बार भी करवट बदल सकती है। हो सकता है कि इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक हो, लेकिन ज़रूर कुछ पॉजिटिव संकेत, जैसे हर बार हर 15 साल में बिहार की राजनीति ने देश के राजनीति को एक दिशा प्रदान की है। इस बार भी मुझे लग रहा है कि देश की राजनीति को एक दिशा प्रदान करेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और उठता है कि आप बिल्कुल राजनीति के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में आप महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल आप नए हैं और आपके सामने इस बार के चुनाव में दो बड़े दिग्गज, एक को भीष्म पितामह कहा जाता है सिवान की राजनीति का, और बिहारी चौधरी, और दूसरे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जो एक लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। इतने बड़े बड़े लीडर आपके सामने होंगे, आपने सोचा है कि ऐसे लीडरों से कैसे निपटेंगे आप? मैंने उतना सोच के तो मैं नहीं आया था जी। मुझे ऐसा कि उन लोगों से, वो लोग गार्जियन स्वरूप हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, और कभी भी मेरा हर पार्टी के लोगों से बहुत, क्योंकि मैंने हमेशा सबको इज्जत दिया है और वो लोग का भी प्यार मिलता रहा है। लेकिन अभी ये तो क्या बोलेंगे कि कर्म भूमि है और यहाँ पे तो अपनों से भी लड़ना पड़ता है जब और ये लड़ाई केवल विचारधाराओं की लड़ाई है, समझिए नहीं। और मुझे नहीं लगता, मैं उस तरह से सोचता भी नहीं कि वो बहुत बड़े हैं। मैं तो इस तरह से सोचता हूँ कि मैं सबसे एनर्जेटिक हूँ, मैं सबसे यंग हूँ, मैं सबसे इनोवेटिव हूँ, सबसे नया हूँ।
तो इस हिसाब से मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि कोई कंपटीशन कराना है तो ये कंपटीशन कराया जाए कि शहर का चक्कर काट के सबसे पहले जो नहीं हुआ था कि एक बार वो भगवान गणेश और उनका ये हुआ कि कौन सबसे पहले चक्कर काट के आ जाएगा, ये आप टेस्ट करा लीजिए। आपको क्या लगता है कि मेरे से ज़्यादा ऊर्जावान कोई है क्या मेरे से ज़्यादा करने की जो एक रहती है ना कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, आपको नहीं लगता है कि जो अगर मैं आया तो जो मेरे में करने में की आग रहेगी उनसे ज़्यादा नहीं होगी क्या? क्योंकि तो ये चीज़ें, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। शायद मैं इस चीज़ों को बता पाया, चाहे लोग हमारी बातों को समझ पाए, तो ये जीत सचमुच ऐतिहासिक भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैं साफ जीत ही जाऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जीतना हारना अपने जगह पे है, लड़ाई ज़बरदस्त लड़ूंगा, लड़ाई से मज़ा आना चाहिए, जीत हार अपनी जगह पे है। अब ये बता दीजिए कि नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं? 14 तारीख को वो पंडित जी लोग को दिखाए हैं लोग, 14 को और 16 को डेट है, 16 को शायद लास्ट है, तो बोले कि 14 को करिए लोग कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है तो फिर एक ऑप्शन रहेगा, तो 14 को हम लोग करने का फाइनल किए हैं। चलिए, आपने देखा कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह से अभी हमारी इस चुनाव को लेकर के, चूँकि वो भी सीवान के प्रत्याशी हैं, और मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आज राजनीति में अच्छे लोगों की कमी है और ये कमी सीवान में दूर होने जा रही है। रामेश्वर सिंह से जब हम बातचीत कर रहे थे और उनके सामने ये सवाल रखा कि उनके सामने दो बड़े दिग्गज, एक सीवान के भीष्म पितामह कहे जाते हैं और बिहारी चौधरी, और दूसरे पूर्व सांसद जो एक लंबे समय तक सीवान के सांसद रहे हुए हैं, लोगों का उनका भी अच्छा व्यवहार है, और ये दोनों दिग्गज इनके सामने खड़े होंगे तो देखिए जो फ़र्क बताया था हमने कि अच्छे लोगों की क्यों कमी है। अच्छे लोगों से जब बातचीत होती है तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने किस तरह से कहा, उनका सम्मान करते हुए कहा कि दोनों हमारे गार्जियन हैं, दोनों हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं और मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। विचारधारा की लड़ाई है, सीवान को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, बिहार को आगे ले चलने की लड़ाई है, और इस पर उनका ये भी कहना था कि ये लड़ाई बड़ी शानदार होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये घोटाला किया, उन्होंने ये घोटाला किया, लेकिन अगर किसी घाघ राजनीतिक से अगर ये बात हम रखते उनसे तो ये बात जरूर आती कि उन्होंने फलाना ने घोटाला किया, उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने जनता को धोखा दिया, उन्होंने ये नहीं किया, उनके राज में ये था वो था। लेकिन जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो बिल्कुल साफ तस्वीर लेकर के वो आएंगे और बिल्कुल साफ राजनीति होगी। तो ये हम भी कहेंगे, हम ATN लाइव के माध्यम से आप जितने दर्शक इस खबर को देख रहे हैं कि आप जिसे भी चुने, एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुने, एक अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति को चुने जो आपके दुख सुख में काम आ सके। ऐसा नहीं कि झूठा वादा करे और कल आपका वोट लेकर के फिर आपको देखने नहीं आए। ऐसे लोगों को मत चुनिए। अगर बिहार का विकास करना है, अगर आपको अपना विकास करना है, अपने बच्चों का भविष्य का विकास करना है, तो अच्छे लोगों को लेके आइए।